हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं नेपाल का एक सेकंड। आज हमें चर्चा करनी है आपदा प्रबंधन का अंतर्राष्ट्रीय ढांचा, यानी कि कैसे समझिए। इससे पहले जो समझ लीजिए फिर बता। आज हम चर्चा करेंगे विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण मीन्स होता है कि कम करना, यानी कि विश्व स्तर पर आपदाओं कैसे कम किया गया और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास, यानी आपदा को मैनेज करना, प्रबंधन मैनेज व्यवस्था करना। जब आपदा आ रही तो इसकी व्यवस्था करना के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास एवं उपलब्धियों का आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे जो दिया है, जैसा कि लिखा है टॉपिक पुण्य वाले। दोबारा सिलेबस सुन लीजिए। इसमें हमें पढ़ना है विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण, यानी कि विश्व स्तर पर न्यूनीकरण कम करना, आपदा को किस प्रकार कम किया गया है। आपदा प्रबंधन और आपदा की कैसी व्यवस्था की गई कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास उपलब्धियां, यानी आपदा व्यवस्था, आपदा जो आई तो उसमें क्या व्यवस्था की गई, उनके हमें प्रयास एवं उपलब्धियां पढ़नी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रहे। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो नेपाल का सिलेबस है, इस सिलेबस में जो दिया गया है 10 नंबर्स का है। ये वाला टॉपिक कंप्लीट कवर होगा थोड़ा। अब हम जा चुका है अध्याय की रूपरेखा, हमें क्या पढ़ना। अब सबसे पहले इसमें सिलेबस में हमारी भी चर्चा थी कि हमें विश्व स्तर के आपदा न्यूनीकरण को पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि विश्व स्तर पर क्या हो रहा है, कि विश्व स्तर पर क्या है। सबसे पहले समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी होगी कि जब विश्व स्तर पर आपदाएं आई तो जो आपदा की वैश्विक स्थिति को देखकर, तो जब विश्व स्तर पर आपदाएं समझिए, इससे पहले जब विश्व स्तर पर आपदाएं आई तो यहाँ पर क्या है कि लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। थोड़ा बेसिक टर्म आपको बता देते हैं, थोड़ा बेसिक टर्म समझ लीजिए। आपदा मीन्स होता है, आपदा क्या है ये सब आपको आने चाहिए, नहीं आता तो थोड़ा समझ लीजिए। कि मान लीजिए भूकंप आया, इस भूकंप आने से क्या होगा, तो भूकंप आया तो घर टूटे, पेड़ टूटे और मानव की मृत्यु। तो मानव की मृत्यु से मानवीय हानि, पेड़ टूटे पर्यावरणीय हानि, घर टूटे से भौतिक हानि, और घर को बनाने के लिए पैसे इसलिए आर्थिक हानि। यानी कि वह प्राकृतिक या मानवीय घटना है जो मानवीय, भौतिक और पर्यावरणीय हानि करती है, उसे आपदा कहते हैं। अब विश्व स्तर पर आपदा को रोकने के लिए उपाय किए गए। तो सबसे पहला उपाय ये था कि आपदा की रूपरेखा दो प्रकार में, एक तो हम पढ़ेंगे होएगो फ्रेमवर्क और एक्शंस। सेंधाई फ्रेमवर्क पढ़ेंगे जो 2015 से 30 तक था। उसके बाद पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से जिसने आपदा प्रबंधन के लिए उपाय किए। तो देखो सबसे पहले हम इसकी समरीज आपको बता देते हैं। समरीज क्या है, थोड़ा समरीज सुन लीजिए। होएगो फ्रेमवर्क में हमें पढ़ना है, होएगो फ्रेमवर्क जो जापान था, और सेंधाई क्षेत्र जो भी जापान में, तो क्या उपाय किए गए इसको करने के लिए, सबसे पहले हम समझते हैं। तो जो होएगो है, जो जापान में जो होएगो स्थान है, तो 2005 में क्या होगा कि 2005 में जापान के होएगो में विश्व आपदा जोखिम सम्मेलन हुआ। तो जोखिम सम्मेलन क्यों हुआ, इसका उद्देश्य था कि राष्ट्र और समुदाय के आपदाओं को प्रतिरोधक, यानी कि आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार करना, क्षमता डेवलप करना। यानी कि होएगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन इसलिए बनाया गया। शुरुआत बेसिक समझिए पहले। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसे रटना नहीं है, एक तो समझना है। हर चीज को थोड़ा समझिए, तभी आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी, वरना आप तो फिर रटो रटो। तो 2005 में जापान के होएगो में, या कोबे कोबे भी कहते में विश्व आपदा जोखिम सम्मेलन चल रहा था।
जो विश्व आपदा जोखिम, क्योंकि विश्व में आपदा का जोखिम आ गया इसलिए। तो इसमें क्या है, कहा गया कि भैया लोगों को जो आपदा से लड़ने की क्षमता डेवलप करानी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 2005 से और 15 के बीच में एक होइगो फ्रेमवर्क की घोषणा करी, फ्रेमवर्क की घोषणा कर दी, जिसमें 168 देशों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है होइगो फ्रेमवर्क। अब होइगो फ्रेमवर्क में क्या था बता दें, दोबारा से समझो क्योंकि इस चीज को समझना है हमें। होइगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, इंग्लिश दिया, होइगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जापान में हुआ है। 2005 में जापान में क्या है कि विश्व आपदा जोखिम कार्यक्रम चल रहा था। जब विश्व आपदा जोखिम कार्यक्रम चल रहा था तो भैया वहां पर जोखिम आगम की वजह विश्व में बहुत अधिक जोखिम चल रहा है कि आपदाएं आ रही, भूकंप आ रही, सुनामी आ रही। तो ऐसे करो कि लोगों को आपदाओं से लड़ने की क्षमता विकसित कराओ। तो उन्हें बताओ कि जब आपदा आए तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कि हाँ, दूसरे लोग अपने भेदभाव की भावना छोड़कर लोगों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए, टेक्नोलॉजी देनी चाहिए। इसकी चर्चा हो रही तो हुई, तो सब लोग राजी हुए। तो उन्होंने क्या किया, 2005 से 15 के बीच में होइगो फ्रेमवर्क की घोषणा कर दी। क्यों? इसका उद्देश्य था कि राष्ट्र समुदाय की आपदाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता यानी कि लड़ने की क्षमता को विकसित कर दी। इसमें 168 देशों ने शामिल किया गया। अब समझते हैं कि उप योजना कौन सी है। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि आपदा जो न्यूनीकरण यानी आपदा को कम करना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो स्थानीय, राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता बनाने यानी राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर संस्थाएं संस्थागत ढांचा बनाना होगा। राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर संस्थागत ढांचा बनाना होगा। नहीं समझ में? सुनो, इसको हम थोड़ा ध्यान से समझो। इसमें बताया गया है कि जो इसमें क्या गया, होइगो सम्मेलन में क्या क्या है। सम्मेलन मान लीजिए होइगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। इसमें कहा गया है कि आप राष्ट्र राज्य संस्थागत ढांचा समझिए क्या है। पहले तो संस्थागत में ये कहा गया कि एक राज्य, दूसरा राज्य और जिला स्तर पर संस्थाएं खोलनी है। तो राष्ट्र स्तर पर हमें संस्थाएं खोली है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, आपदा, इसको कहते हैं एनडीएमए, प्रबंधन। ठीक है, इस पर राज्य स्तर पर खोला तो राज्य आपदा, और जिला स्तर पर खोला तो जिला आपदा प्राधिकरण। देखो, जब थोड़ा बेसिक समझो तो जिला स्तर पर कौन होता है, पीएम। राज्य स्तर पर सीएम, जिला स्तर पर डीएम। तो इस संस्थागत ढांचा की बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि इसको स्थानीय स्तर पर बांट दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग का ध्यान रखा जा सके। तो इसी की बात हुई आपदा जोखिम राष्ट्रीय स्थानीय स्तर प्राथमिकता को बढ़ावे की बात की। इसमें कहा गया कि भैया जब कोई जोखिम आपदा आ रही, सबसे पहले क्या करो कि उसका मूल्यांकन करो, यानी कि पहचान करो उससे पहले कि कौन सी आपदा है, कि भूकंप है, सुनामी है। पहले पहचान करो। पहचान के बाद सबसे पहले फिर उन्होंने कहा कि इसका मूल्यांकन करो, यानी कि अवलोकन करो कि ये क्या है, किस प्रकार आती है, क्या क्या करती है, क्या क्या नुकसान करती है, किन कारणों से आती है और कब कब आती है। फिर वजह इसकी निगरानी रखो, कोई ये कभी आएगी कभी नहीं आएगी। चौथी, इसमें बताया गया है कि निगरानी तो कर रहे हैं लेकिन चीज ध्यान रखना कि समय की पूर्व चेतावनी देनी होगी। समय पूर्व चेतावनी देनी होगी आप।
समय पूर्व चेतावनी क्यों देनी होगी? भाई जब आपदा आ जाए तो आपको क्या करना होगा कि चेतावनी देनी होगी भाई कि यहाँ भूकंप आ रहा है, कि वजह से मौसम विभाग में देख के नहीं बता सकते हैं कि आज पानी बरस रहा है, पानी बरस, तो ऐसी चीजें हैं। बताइए, ऐसा नहीं कि बाढ़ आ जाए आपने कुछ बताया नहीं, सब बह जाए, ये चीज थी। तीसरा हो गया कि सुरक्षा और प्रतिरोधकता के लिए शिक्षा और नवाचार का उपयोग, यानी कि लोगों को अपनी सुरक्षा, अपनी क्षमता विकसित, प्रतिरोधकता मतलब क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षा जरूरी है, नवाचार जानकारी जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ताकि टेक्नोलॉजी सब चीज़ें जानना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और इसमें लिखा है कि अंतर्निहित जोखिम कारणों को कम करने का प्रयास करें, मतलब जिन कारणों से ये आपदाएं आ रही हैं, कारणों को कम करने का प्रयास कीजिए। आपदा से लड़ने की क्षमता और तैयारी को मजबूत करना है कि भाई कोई आपदा आएगी तो आपको उससे लड़ने के लिए क्षमता विकसित करनी होगी, और अच्छी तैयारी कीजिए कि कैसे हम उससे निपट सकें। इस सब चीज़ों की बात हुई। और समुदाय, एक और छठवीं और लिखनी है कि समुदाय पुनर्निर्माण, मतलब समुदाय के जो घर है भाई, ये जो आपदा से बच रहेगा उनको पुनर्निर्माण कराना है। ये हम संस्थागत ढांचा हम बता ही चुके हैं कि संस्थागत ढांचा क्या है, कि 3 स्तरों पर होते हैं। अब जब हुए सम्मेलन होगा ने बता दी कि ऐसा ऐसा करना है हमें, तो भारत ने इस चीज को कैसे कॉपी किया, भारत द्वारा उठाए गए कदम क्या है? तो भारत द्वारा कैसे उठाए गए, तो हुए को फ्रेमवर्क के जवाब में राष्ट्रीय पहल क्या हो, तो बच्चे हुए सम्मेलन, इसी पे आधार पर हमारा होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया, जिसमें सब प्रकार के एक्ट लिखे क्या है किस, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 तैयार की गई। सरकारी कार्यक्रमों में कोई नुकसान ना हो कि सिद्धांत बचे, उन्होंने एक सिद्धांत चला दो कि सरकारी कार्यक्रमों में कोई नुकसान ना हो, सिद्धांत चलाया गया। राज्य सरकारी स्तरों पर आपदा प्राधिकरण, प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण किया गया, जैसा कि हमने यहाँ पर समझाया था। देखो, प्राधिकरणों को सुदृढ़ीकरण किया गया, कि एक राज्य पे होगा, राज्य जिला स्थानीय सब चीज़ों पर होना चाहिए, ताकि आपदा को कवर किया जा सके। व्यापक मानव संसाधन विकास कार्यक्रम चलाए गए, सिविल सोसाइटी के साथ साझेदारी की गई कि भैया जब आपदा आए तो एक दूसरे की सहायता कीजिए, ऐसा नहीं कि आप सहायता नहीं करें। बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत को अपनाए, बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत को समझिए। बिल्ड मीन्स होता है बनाना, बैक मीन्स होता है पीठ, देखिए बिल्ड बैक और बेटर। बिल्ड मीन्स होता है बनाना, बिल्ड, बैक मीन्स होता है पीठ, बेटर मीन्स अच्छी, अपनी पीठ को अच्छी बनाना, यानी कि इससे समझो आपदा के प्रति, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप आपदा के प्रति, आपदा के प्रति अपनी क्षमता विकसित कर लेना, विकसित कर लेना। किस प्रकार, इसे ही बिग बेटर कहते हैं, यानी कि आपदा के प्रति अपनी क्षमता विकसित हो जाए तो क्या दिक्कत है। बिल्ड बैक हमने इसका हम अच्छे से समझा चुके हैं। बेटर में अच्छे बैक में स्पीड और बिल्ड, अपनी पीठ को अच्छी बनाए, आपदा आएगी तो आपको नुकसान कम होगा। इसके फायदे देखोगे, देखो अभी हुई को चल रहा है, इसमें समझिए क्या है कि एक चीज ऐसी है कि आपको पढ़ाने को कुछ नहीं है, पढ़ा तो शब्द है। नुकसान एक चीज है कि आपको समझाना ज्यादा पड़ेगा इसमें, ना आप भूल जाओगे। तो पीपीटी बना के ले आए, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए पीपीटी भी बनाई है। जो ये नोटबुक कलम से है तो जी है, और ये जो समझिए पूरा लिखा है देखो। ये इसमें क्या है कि इसमें हमने तो आपको क्या किया है कि पूरी पीपीटी जो दी है, इसमें वो शॉर्ट रूप में है जो हमसे हम पढ़ा रहे हैं, ये है लॉन्ग रूट में, आप इससे पढ़ लीजिए और समझ लेना। देखो, भारत द्वारा उठाए गए कदम, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है।
अब आई सेंदाई फ्रेमवर्क, ये स्थान भी जापान में है, ध्यान रखना। सेंदाई फ्रेमवर्क ये स्थान भी जापान में। क्या है सेंदाई फ्रेमवर्क? तो इसे समझने से पहले सबसे जापान एक क्या है कि 14 से 18 मार्च 2015 में आयोजित आपदा प्रबंधन जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरा विश्व सम्मेलन हुआ था किसन जापान में। पहले कहानी सुनो, फिर हम समझाते हैं। क्या है कि जापान में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में कहा गया कि भैया हो कि ऐसो करो कि आपदाओं से निपटने के लिए ऐसो तो काम चल नहीं रहा, ऐसो करो कि 15 साल को रोड मैप बनाओ। जब आप रोड मैप बनाएंगे तभी आप इससे ऐसो ऐसो करते हैं कि आगे हमें जहाँ से जो जो नुकसान होने हैं तो इसी तरह से हम व्यवस्थित करें इसको। तो रोड मैप बनाने की बात हुई इसमें। लेकिन क्या है कि एक गैर बाध्यकारी सुरक्षा, इसमें कहा गया कि वजह आपको आना हो तो आइए और नहीं आना है तो ना आइए। अब इसको समझते हैं सही से। देखो जापान है सेंधई मियागी में 14 से 18 मार्च 2015 के बीच में आयोजित, इसका पूरा नाम है, थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक सेकंड कहाँ जाइए। अच्छा, इसका पूरा नाम समझिए। इसका पूरा नाम है, समझिए, जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर, इसका सम्मेलन हुआ था आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरा विश्व सम्मेलन हुआ था 14 से 18 मार्च 2015 में। इसी में कहा गया कि आपदा जोखिम और नुकसान को कम करना है तो हमें 15 साल का रोड मैप तैयार करना होगा। 2015 से 2030 का एक रोड मैप तैयार किया गया और ये तीसरा विश्व सम्मेलन था, ध्यान रखना। इसकी प्रकृति कैसी थी? गैर बाध्यकारी, आप कोई बाध्य नहीं करेगा आप इस पर जुड़िए और नहीं जुड़िए। ये स्वैच्छिक समझौता था कि आपको आना है आना है, नहीं आना ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ध्यान रखना इसमें एक रोड मैप तैयार किया गया था। तो फिर इसमें क्या किया गया था आपको, तो इसमें क्या किया गया था, तो इसमें रोड मैप, उसमें उनकी क्षमता विकसित की गई। तो राष्ट्र समुदाय की आपदाओं के प्रति क्षमता विकसित करना, इसमें एक किया गया था, ध्यान रखना दोनों में। सेंधई फ्रेमवर्क में क्या किया था, रोड मैप तैयार किया था सैन्य करने की, उससे क्षमता विकसित की गई। अब क्या किया गया कि 2030 तक 7 वैश्विक लक्ष्य रखे गए। ये लक्ष्य हो गए, ये 4 लक्ष्य हैं, इन्हें हमें घटाना पड़ेगा और ये 3 लक्ष्य जहाँ साइड दिए गए इन्हें बढ़ाना है। तो क्या घटाना है, क्या ये 3 लक्ष्य, 4 चीजें घटानी है। 2030 तक सेंधई जो फ्रेमवर्क, इसमें 4 लक्ष्य ऐसे थे जिन्हें घटाना है, 3 ऐसे थे बढ़ाना। सबसे पहले समझिए, थोड़ा जी कम है, इसको हम थोड़ा अच्छी से, और इसमें लिखा है कि 2030 तक वैश्विक मृत्यु, 2030 तक नहीं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर लीजिए, जरूरत नहीं है, समझ। यहाँ पर 2030 तक नहीं, इसमें लिखा 2020 से 30 तक, लिख नहीं पाया, 30 तक वैश्विक मृत्यु दर को कम करना है हमें प्रति 1 लाख पर, प्रति 1 लाख वैश्विक मृत्यु दर को हमें कम करना है 2020 से 30 तक, यानी कि 10 साल में 1 लाख वैश्विक मृत्यु दर को कम करना है, पहला। दूसरे में कहा गया है कि जो 2020 से 30 तक, इसमें भी कहा गया है कि 2020 से 30 तक प्रति 1 लाख लोगों को जो आपदा से प्रभावित है उनकी संख्या को कम करना है। 1 लाख, 10 साल में 1 लाख लोगों जो आपदा से प्रभावित है उन्हें कम करना है। तीसरे में कहा गया है कि हम प्रत्यक्ष आर्थिक हानि जीडीपी से जो हमें नुकसान मिल रहा है, तो 2030 तक हमें ऐसा करना है कि जीडीपी से आपदा में जो नुकसान है उसे कम करना है। चौथे में कहा गया कि
आपदा आने से जो बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। 2030 तक हमें क्या करना है, इसे कम करना है तथा क्षमता विकसित करनी है। इसकी बुनियादी ढांचे की क्षमता विकसित करनी ताकि और अधिक हानि हो ना सके। तो 4 चीजें तो हमने घटा दी, अब बढ़ाना क्या है, तो देखो 5वीं चीज समझिए। इसमें क्या है कि बहु खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली बढ़ानी होगी, अर्थात कितने प्रकार के खतरे आ रहे हैं तो उनकी हमें चेतावनी पहले से मिल जानी चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया भूकंप आ रहा है, हमें कोई चेतावनी नहीं, अगर सब जने डरे। इसी प्रकार से हमें चेतावनी मिलनी चाहिए। अब 6वां समझते हैं क्या है। 6वीं में बताया गया है कि राष्ट्रीय और स्थानीय रणनीति वाले देशों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात इसमें बताया गया कि 2020 तक इसमें 2030 तक है, 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय रणनीति वाले देशों की संख्या में वृद्धि करनी है हमें। वो भी कौन से, अर्थ वृद्धि करनी, कैसी, आपदा को कम करने। तो 6वां ये निकला सार पूरा कि 2020 तक आपदाओं को राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कम करने की रणनीतियां बना रहे देशों को कम करना है, देशों की संख्या को कम करना है जो आपदा को कम कर सकते। सॉरी, एक भूल हो गई, थोड़ा सा गलत कह रही है। इसमें जो नहीं करना है, इसमें हमें आपदाओं को बढ़ाना है, अर्थात 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय रणनीति वाले देशों की संख्या को वृद्धि करना है जिन्हें आपदा को प्रभाव करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला सब स्तर पर काम किया है। नंबर 7 में विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना है। 2030 तक विकासशील देशों को जो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा को कम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा कम कर रहे हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना है हमें। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़, अब आई कि सेंडाई फ्रेमवर्क प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से। सबसे पहले है कि आपदा जोखिम का हमें अध्ययन करना होगा, यानी कि आपदाओं का हमें विश्लेषण करना होगा, उनका मूल्यांकन करना होगा और तथा अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण ज्ञान से ये सब चीज़ें करनी। मतलब कोई आपदा आ रही है तो हमें उसका क्या करना होगा, पहचान करनी होगी सबसे पहले कौन आपदा है, फिर हमें उसका मूल्यांकन करना होगा क्या है, फिर हमें उसकी निगरानी रखनी होगी। ये सब चीज़ें होने ये सब, और हमें उसके प्रति रोकने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और कम प्रौद्योगिक इंटरनेशनल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी कर जाती है। इसकी चर्चा है। आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार करना है हमें। सुधार कैसे, कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, पर्याप्त प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए उसको सहन करने की, जैसे भवन संहिता, भूमि उपयोग का प्लान, पर्यावरण कानूनों, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, केवल इतना इतना पढ़ना, बस नॉर्मली रीड करना है। लचीलेपन हेतु निवेश, यानी कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, गरीब उन्नति समझ, कोई गरीब ना रहे। बुनियादी ढांचों को आपदा रोधी बनाना चाहिए, यानी कि थोड़ा और प्रभावी प्रतिक्रिया और बिल्ड बैक बेटर हम आपको समझा चुके हैं, इसको नॉर्मल पढ़ लेना। प्रभावी प्रतिक्रिया बिल्ड में बेकम के राहत गतिविधियों में लोगों को जागरूक करना है। बिल्ड में अपनी बिल्ड बैक बेटर मिशन बताया था, अपनी क्षमता को बिल्डअप करना, मृत्यु बेस का डेटाबेस स्थानांतरण करना, पुनः प्राप्ति और पुनः निर्माण में बेहतर निर्माण करना, यानी कि इसे ही कहते हैं बिल्ड बैक बेटर। सामुदायिक केंद्र भंडारण, जिस चीजें हैं जो नॉर्मल है इन्हें पढ़ना नहीं है। अब आइए सेंधाई घोषणा पत्र के बाद भारत की क्या प्रगति रही है, यानी भारत क्या चाहता है। तो 2-4 चीजें हैं जिसे हम आप अच्छे से समझा देते हैं।
उसके बाद इस चीज़ों को थोड़ा हम आपको, एक सेकंड रुको, हम आपको समझाते हैं। थोड़ा सा इसको समझिए। तो सेनाई घोषणा के बाद भारत की प्रगति क्या है, तो मुझे बताया गया है कि नवंबर 2016 में भारत में एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की नई दिल्ली में। क्यों हुई? आपदा को कम करने के लिए, आपदा न्यूनीकरण के लिए। इसमें क्या होगा, थोड़ा यहाँ समझिए, इसमें कम लिखा। भारत ने नवंबर 2016 में आपदा न्यूनीकरण पर एशियाई न्यूनीकरण मीन्स होता है कम, आपदा को कम करने के लिए एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन किया है, वो सफलतापूर्ण मेजबानी की और नई दिल्ली घोषणा एवं सेंधाई फ्रेमवर्क को कार्यान्वयन करने के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना को अपनाया है। इसी का देखो ये टांस शुरू हो दिया है, छोटा शुरू, इसे शॉर्ट नोट्स कहते हैं। सीधी बात इसमें ये दिया गया है कि नवंबर 2016 को आपदा कम करने के लिए भारत में एक सम्मेलन हुआ, जिसे कहते हैं एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन। ये नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन में कहा गया, इस सम्मेलन में क्षेत्रीय योजना, जो सेंधाई सम्मेलन की क्षेत्रीय योजनाएं थी, उसे नई दिल्ली में घोषित कर दिया गया और भारत ने उससे ले लिया। क्या ये योजना हम भी पालन करेंगे? योजनाओं में जैसे कि सेंधाई थी, उस योजना में राज्यों को प्रायोरिटी दी गई थी और लक्ष्य थे। लक्ष्य प्राथमिकताओं के आधार पर सभी राज्यों को प्राथमिकता वाली कार्रवाई की सेट जारी किया भारत सरकार ने। कैसे? तो राज्यों की प्राथमिकता वाली कार्रवाई का एक सेट जारी किया, भैया जो लक्ष्य और जो प्राथमिकता है, जो सब तुम्हें करनी है। तो लक्ष्य प्राथमिकता में पहले नंबर पे आ गया, सेंधाई में रखा गया किसको? राज्य को। क्यों क्यों रखा गया? क्योंकि भारत सरकार ने सेंधाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य हैं और लक्ष्यों प्राथमिकताओं के आधार पर सभी राज्यों को प्राथमिकता वाली कार्रवाई में एक सेट दे दी कि भैया जो हमने सेट दे दो, जो जो तुम्हें करने है राज्य में। अब सेंधाई प्राथमिकता के 4 अनुरूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, सीधी बात है कि एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का आधुनिकीकरण किया गया। वैसे जो बल की भी ले आओ, बिना जब बल को काम नहीं कर रहा, इसको टेक्नोलॉजी अपडेट करो। तो एनडीआरएफ का किया गया, अन्य देशों से आपातकाल में सहायता की बात की गई। जेएमयू समझौता, आपदा अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना हेतु जेएनयू के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के साथ एक समझौता हुआ, जिसे एमओयू कहते हैं। जेएनयू इस आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उच्च शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। तो 4-5 चीजें हम पूरी समझा चुके, उसे सर से नजर से लास्ट में दोबारा समझ लीजिए। जेएमयू समझौता क्या है कि आपदा प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना हेतु जेएमयू ने मोई सम्मेलन किया है। ओके, एक मोई सम्मेलन किया है ताकि अनुसंधान शिक्षा बढ़ावा मिल सकता है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय मदद में क्या है कि जब देश में ज्यादा आफत आ जाए तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता लेनी चाहिए। एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का आधुनिकीकरण किया गया। राज्यों को जो जो सैनिक घोषणा पत्र में लक्ष्य प्राथमिकताएं थी, उन प्राथमिकताओं के आधार पर भारत सरकार ने सभी राज्यों को एक कार्रवाई का सेट दे दिया, जो मैं आपको समझाई चुकी है। थैंक यू। क्लास यहाँ से खत्म होती है। 30 मिनट। धन्यवाद।